हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज हम लोग जो थ्योरी क्लासेस चल रही थी उसी का प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि 2-3 दिन में जो भी आप लोगों ने पढ़ा था, चाहे वो मातृत्व से रिलेटेड हो, चाहे वो कह सकते हो कि परवरिश के जो स्टाइल होते हैं वो हो, पेरेंटियल स्टाइल जिसको कह सकते हो। और सेकेंडली कुछ एक्ट के बारे में भी हम देखेंगे, जैसे 2000 एक्ट चाइल्ड के लिए क्या कहता है, कौन कौन से अधिकार होते हैं बच्चों के। आपने सुना होगा ह्यूमन राइट्स, तो सभी को पता है। कंज्यूमर राइट पढ़ा होगा, लेकिन क्या पढ़ा है कभी कि बच्चों के भी कुछ राइट्स होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि छोटे बच्चे यानी नवजात शिशु के अपने क्या राइट्स होते हैं, उसको भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें और स्टार्ट करेंगे आज के इस क्लास को। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून सोना सिंह जी, कविता कुमारी, मनीषा यादव, वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे बाकी बच्चे भी जुड़ सके। और दोपहर में डेली हम लोग करेंगे 12 बजे यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन हम लोग करते रहेंगे। शाम को 5 बजे आपकी क्लासेस चलेगी जो बच्चे एप्लीकेशन वाले हैं, ठीक है, क्लियर। तो स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन है आपके थ्योरी क्लासेस से ही रिलेटेड है जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे कि एक अभी जस्ट ही आपने पढ़ा है तो आपको कॉन्सेप्ट कुछ पता होगा, और कॉन्सेप्ट के साथ अगर कुछ पीवाईक्यू के साथ कुछ नए क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं जो पढ़ चुके हो एक बार वो रिवाइज भी हो जाएगा, और दूसरी चीज कुछ नई चीजें भी आपको पता चल जाएंगी, है ना। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्लियरली आपको विजिबल होगा। बेबी ब्लूज का अर्थ है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि बेबी ब्लूज का अर्थ क्या होता है। आपने पढ़ा था ना पीपीडी के बारे में और बेबी ब्लूज के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम एक बिफोर होता है, एक आफ्टर होता है। तो उसमें कौन कौन सी विशेष प्रक्रियाएं होती हैं एक प्रेग्नेंट विमेन के साथ, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो एक शब्दावली आपसे पूछी जाती है बार बार एग्जाम में, बेबी ब्लूज, उसका सामान्य अर्थ क्या होता है। मूड स्विंग करना होता है, प्रसवोत्तर अवसाद होता है यानी प्रसव के बाद का अवसाद होता है, या फिर व्यग्रता यहाँ पर होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक होगा यानी मूड स्विंग्स होगा, या 2 और 3 होगा यानी प्रसवोत्तर अवसाद व्यग्रता होगा। 1, 2 और 3 सभी सही होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। अब देखो यहाँ पे तो आपको पता होगा कि जो मूड स्विंग होता है ना, यहां पर आप देखोगे प्रसवोत्तर अवसाद, मूड स्विंग और व्यग्रता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, और बाकी लोग भी जल्दी से आके जुड़ जाइए क्लासेस में। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लासेस को, ठीक है। हाँ, और जो भी आपके कुछ मिस्टेक्स आ रहे थे ना, उसको अभी यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो प्रॉपर वे में अपडेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आपको अब परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पे हम लोग काम स्टार्ट कर चुके हैं और सारी चीजें प्रॉपर वे में चल रही है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि तीनों ही तीनों क्या है, ये इसी से संबंधित है। यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएगा आपका, राइट। पोल आपको मिल चुका है, पोल पे भी आप आंसर्स अपना मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, और इसको थोड़ा सा हम डिटेल अगर यहाँ पे मेंशन कर ले, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे आने से पहले हम इसके थोड़ा सा आंसर्स को देख भी ले। तो आपने पढ़ा था कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, बेबी ब्लूज क्या होता है बच्चे, तो आपको हो गए ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है ना। यहाँ पर आप डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। अब सारे क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्शन आपका ऐड रहेगा। मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो महिला को प्रसव के बाद होता है, और यह कुछ दिनों तक चलता है।
एक लंबे समय तक नहीं चलता, लेकिन जब आप वो पीपीडी की बात करते हो ना, तो ये अपेक्षाकृत ये ज्यादा समय तक चलता है। आपने पढ़ा होगा, ये ज्यादा समय अवधि तक रहता है, और ये जो बेबी ब्लूज है ये कम समय तक रहता है। सामान्य जनरल प्रोसेस होता है, ठीक है, और कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए शांतिपूर्वक प्रतीक्षा न कर सके, इम्पेटेंस के रूप में इसको जाना जाता है। क्राइम फॉर नो रीजन, यहाँ पे जो फीमेल होती है वो किसी रीजन ना भी हो तो भी वो क्राई करती है। मूड चेंज होता है, स्विंग होता है, केंद्रीकरण का अभाव होता है, सेंट्रलाइज नहीं हो पाता, दिमाग केंद्रीकृत नहीं कर पाती, मल्टीपल डायमेंशन में जाता रहता है और कम समयावधि का होता है। इतनी बातें आपको बेबी ब्लूज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 2, मातृत्व कला का अध्ययन किस प्रकार उपयोगी है? आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने जी, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पाएंगे कि सभी का आंसर्स यहाँ पे मेंशन हो रहा है। आप पोल में आंसर करेंगे, आपको पता चल पाएगा कि कितने % बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातृत्व कला का अध्ययन किस प्रकार उपयोगी होता है। हम मातृत्व कला को क्यों पढ़ते हैं? क्लासेस में भी हमने पढ़ा था, ये हमारे मातृत्व प्राप्ति में सहायक होता है। अगर कोई फीमेल को माता बनना है तो उसके लिए काफी नॉलेज उसको मिल जाएगा अगर आप इसके बारे में पढ़ते हो तो। गर्भावस्था की जानकारी, यानी कि पहले क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं, प्राकृतिक सिम्टम्स क्या होते हैं, परीक्षण जन्य जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। शिशु का उचित देखभाल, जब आपको चीजें पता होगा कि बेबी ब्लूज क्या होती है, पेरेंटल स्टाइल क्या होता है, गर्भावस्था क्या होता है, किस वजह से बच्चा ऐसा काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शिशु का उचित हम देखभाल भी कर पाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। चैतन्य राय, मीता रामशी, सभी का राइट आंसर आ रहा है 2 का डी। ठीक है, पढ़ोगे ऐसे डेली डेली रिवाइज करते रहोगे क्वेश्चन के थ्रू, तो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, बेसिकली अच्छे से होंगी। इनमें से कौन मानव शरीर का अस्थायी अंग के रूप में शामिल है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे सभी लोग। मानव के अस्थायी अंग के रूप में इनमें से कौन सी चीजें शामिल है? ऑप्शन है हृदय, लीवर, प्लेजेंटा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है थर्ड का आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मानव शरीर के अस्थायी, मतलब जो कि अस्थायी न हो, अस्थायी न हो, वो कौन सा शामिल है? आंसर क्या हो जाएगा? कहोगे हृदय तो जब बच्चा जन्म लेता है, या कह सकते हो कि जन्म लेने से पहले ही डेवलप हो जाता है। लीवर भी उसका पहले से डेवलप होता है। प्लेजेंटा क्या होता है कि गर्भावस्था के टाइम पे जनरेट होता है, बनता है, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है प्लेजेंटा नहीं रहता। तो आप कह सकते हो कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेजेंटा। ठीक है, प्लेजेंटा ये गर्भावस्था के टाइम ही डेवलप होता है और खत्म होने के बाद ये खत्म हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे प्लेजेंटा। ठीक है जी, गुड आफ्टरनून शाहजहां मोहिम जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 4, मनुष्य में कौन सा प्लेजेंटा का प्रकार पाया जाता है? जैसे हमने बताया था कि कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम क्वेश्चन के माध्यम से शामिल करेंगे। तो ये तो आप कह सकते हो कि इसका पार्ट ए है, यानी कि जो हमने 3 दिन की क्लासेस करी है, 3 से 4 दिन की, इसका भाग ए हम डिस्कस करें, और भाग 2 जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन वाले बच्चों को अवेलेबल होगा। तो इसका भाग 2 हम कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4, मनुष्य में कौन सा प्लेजेंटा का प्रकार पाया जाता है? हीमोकोरियल, अपरा, अपरा आपको पता है ना, प्लेजेंटा को ही कहते हैं अपरा, टेरोटेरियल प्लेजेंटा, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। अब यहाँ पर देखो, मनुष्य में कौन सा प्लेजेंटा पाया जाता है, तो आप कहोगे हीमोकोरियल अपरा। ह्यूमन में, इवन बंदरों में भी आप देखोगे ना, अगर बंदर जो होते हैं, क्योंकि ह्यूमन तो बंदर से ही बन के आया है, मतलब ऐसा मान्यता है ना, हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो ऐसा आता है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं, आप अफ्रीकन वगैरह में देखोगे, अफ्रीकन ट्राइब्स को देखोगे तो
दिखने में काफी कुछ बंदरों से मिलता जुलता रहते हैं, वो पेड़ पे निवास करते हैं, उसी तरीके से खाना पीना करना, उसी तरीके से रहना, काफी चीजें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो कभी आपको ह्यूमन की बात पूछी जाए चाहे बंदरों की बात पूछी जाए, दोनों में सेम पाया जाता है, जिसको कहते हैं हीमोकोरियल अपरा के नाम से, या हीमोकोरियल इसको कहते हैं। और हीमोकोरियल क्या होता है, प्लेजेंटा होता है, प्लेजेंटा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट, जहां भी आप नोट्स बनाओ ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप नोट करते चलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5, प्लेजेंटा का कार्य क्या होता है। थोड़ा सा स्मॉल कर दें इसको ताकि एक साथ ही आपको सारे ऑप्शंस दिख पाएंगे। प्लेजेंटा का कार्य क्या होता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्लेजेंटा का कार्य संरचना बढ़ते हुए बच्चों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करना। तो बोलोगे यस, इसका काम ही होता है। और जो पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं, जो पोषक तत्व मिलता है, वो सबसे सरलतम रूप में होता है, सरलतम रूप में होता है। कॉन्सेप्ट है, समझते रहिएगा, यानी कि माइक्रो के फॉर्म में होता है, ताकि बच्चा आसानी से उसको अवशोषित कर ले, क्योंकि उस टाइम तो बच्चे का कैसे कहते पाचन तंत्र पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। अवशोषण की प्रक्रिया के द्वारा, नया टर्म से एक और आ गया, यहाँ पे पूछा जाएगा अगर आपसे कि बच्चा किस तरीके से गर्भावस्था में भोजन को ग्रहण करता है, तो आप कहोगे कि यह अवशोषण की प्रक्रिया के द्वारा, अवशोषण की प्रक्रिया के द्वारा बच्चा भोजन को ग्रहण करता है। क्यों, क्योंकि उस समय डाइजेशन, कुछ खा तो रहा नहीं होता है, जिसका डाइजेशन होगा उसका शरीर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और किसके माध्यम से, तो आप कहोगे प्लेजेंटा के माध्यम से। बच्चे में के रक्त में अवशिष्ट उत्पादों को भी निकालता है। जो प्लेजेंटा होता है उसका सिर्फ काम न्यूट्रिशन देने का नहीं है। अगर ब्लड में, बच्चे के ब्लड में कुछ अवशिष्ट पदार्थ हैं जो कि उसके यूज के लिए नहीं है, अनयूज्ड पदार्थ है, उसको भी प्लेजेंटा के माध्यम से वो क्या होगा, बाहर की तरफ निष्कासित कर दिया जाता है। गर्भावस्था में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचाना, तो आप कहेंगे उपयुक्त में से सभी के सभी कथन क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर है 6, इनमें से कौन प्लेजेंटा के प्रकार में शामिल है। टाइप्स ऑफ प्लेजेंटा हम लोगों ने कल परसों में पढ़ा था। अब आपको बताना है कि इनमें से प्लेजेंटा के टाइप्स में कौन सा शामिल है। आंसर करेंगे सभी लोग, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से आपका 6 कह रहा है कि इनमें से कौन प्लेजेंटा के प्रकार में शामिल नहीं है। अब यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर प्लेजेंटा एवं पूर्वकाल प्लेजेंटा। अच्छा, शामिल है पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है। कौन सा प्लेजेंटा के प्रकार में शामिल है पूछा हुआ है, तो पोस्टीरियर प्लेजेंटा एवं पूर्वकाल प्लेजेंटा। आपने पढ़ा था कि प्लेजेंटा के प्रकार 4 होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर प्लेजेंटा, दूसरा क्या था, पूर्वकाल प्लेजेंटा, और इसको हमने ग्राफिकल तरीके से समझा भी था कल के क्लासेस में। फंडल प्लेजेंटा तीसरा हो जाता है, और चौथा होता है पार्श्व प्लेजेंटा, जिसको कहते हैं। तो कहोगे उपयुक्त सभी के सभी इसमें क्या है, शामिल है। और यही 4 प्रकार आपको पढ़ना है। इनमें से पूछे कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको ये 4 याद रहेगा, बाकी कोई भी आएगा तो कह देना इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रहा है सारी चीजें, उपयुक्त सभी इसमें शामिल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7, एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए 66% लोगों ने राइट आंसर दिया है, 16% लोगों ने, अच्छा सी को ऑप्शन दिया है, यानी 66% लोग सही हैं। और जो बच्चे एक ऑप्शन दिए हैं, यानी 16% बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं, 8% बी, और डी को भी 8% मिला है। तो आप लोग जो बच्चे डी और बी को आंसर दे रहे हैं, आप लोग एक बार आंसर को बच्चे चेक करिएगा, ठीक है, और इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा आज के टाइम में। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन पे देखते हैं। पूछा गया जा रहा है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या होता है। कार्य है, एस्ट्रोजन एक महिला हार्मोन है, राइट है या रॉन्ग है। कई सारे कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर आते हैं, ध्यान से समझना। एस्ट्रोजन क्या है, एक पहली चीज तो एस्ट्रोजन क्या है, यहां पे लिखते चलोगे। एस्ट्रोजन पूछा जाएगा क्या है, तो आप कहोगे ये एक तो हार्मोन है, पहली चीज हार्मोन है ना। उसके बाद कौन सा हार्मोन है, तो कहोगे महिला हार्मोन है,
ठीक है। जो ओव्यूलेशन से पहले अंडाशय द्वारा स्रवित होता है, आपसे पूछा जाएगा ओव्यूलेशन से पहले, प्रेगनेंसी से पहले किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा इसका श्रवण किया जाता है, स्रवित होता है। गर्भाशय के दौरान यह स्तनों और गर्भाशय के विस्तार को प्रेरित करता है। इसका कार्य की बात पूछा जाए तो कार्य क्या करना है, प्रेरित करना है, प्रेरित करना है। किसको, दो चीजों को होगा, यानी कि एक तो गर्भाशय को प्रेरित करने का, गर्भाशय को प्रेरित करने का, और एक स्तन को प्रेरित करने का काम करता है। तीसरा, ग्राफियन फॉलिकल बढ़ने में एस्ट्रोजन का उत्पादन होता है। पूछा जाएगा एस्ट्रोजन का उत्पादन होता कैसे है, तो जब ग्राफियन बढ़ जाता है, फॉलिकल के बढ़ने से, इसके बढ़ने से ये क्या होता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें एस्ट्रोजन के बारे में आप ऐसे याद कर सकते हो, रिवाइज कर लोगे फटाफट। एस्ट्रोजन के बारे में क्या है, कहोगे हार्मोन है। किस टाइप का हार्मोन है, महिला हार्मोन है। कई बार पूछा गया महिला है पुरुष है ना। कहां से निकलता है, नॉर्मल कंडीशन में अंडाशय से निकलता है। और एक चीज और याद रखना, अंडाशय से स्रवित होता है ये कब, कौन से कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल में, है ना, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में जो ये हार्मोन है ना, ये प्लेजेंटा में स्रवित होने लगता है, प्लेजेंटा में स्रवित होने लगता है गर्भाशय के समय, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखना। तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गया। अंडाशय से निकलता है नॉर्मल कंडीशन में, और गर्भावस्था के दौरान ये प्लेजेंटा के द्वारा स्रवित किया जाता है। कार्य क्या है, प्रेरित करना। उसके बाद ग्राफिकल फॉलिकल के बढ़ने के द्वारा ही इसका स्रवण होता है। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 8 नंबर। यहां पर पूछा जा रहा है इनमें से किसका समयावधि अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, आंसर करेंगे सभी लोग। किसका समयावधि अधिक होता है। ऑप्शन है आपके सामने क्या, बेबी ब्लूज का, ठीक है, पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8 का सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी से बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे फटाफट से, पोल में आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीपीडी। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीपीडी। आपने पढ़ा था कि जो बेबी ब्लूज होता है ना, ये तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। इस समय सारी प्रॉब्लम्स होती है लगभग उसी तरीके से, मिलता जुलता आपको पढ़ा होगा एप्लीकेशन पे। लेकिन जब पीपीडी होता है ना, पीपीडी, इसमें क्या होता है कि ये आफ्टर प्रेगनेंसी होता है, मतलब बच्चे के जन्म लेने के बाद, और ये कब तक रहेगा ये कोई ठिकाना नहीं होता। तो ये तो है कि एक इसका समय लिमिटेड है, इसका समय क्या है, आप कहोगे सीमित है कि ठीक है कुछ दिन तक ही होगा। लेकिन ये क्या है, ये आफ्टर डिलीवरी है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसके असीमित है, ये छोटा टाइम भी ले सकता है, असीमित है, और ये लंबी अवधि तक भी हो सकता है। तो कहोगे कि जो पीपीडी है इसका समय काल सर्वाधिक होता है। उपयुक्त दोनों का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि इनमें से किसका समयावधि अधिक होता है। बेबी ब्लूज का, इसका लिमिटेड है, क्यों है, क्योंकि ये जब प्रेगनेंसी शुरू होगा ना तभी से स्टार्ट हो सकता है, अगर शुरू होना होगा तो। प्रेगनेंसी शुरू होने से स्टार्ट होगा और खत्म होने के बाद ये समाप्त हो जाता है बेबी ब्लूज। लेकिन पीपीडी क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में तो रहता ही रहता है, लेकिन वो उसके बाद भी ये क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। तो अब कंटिन्यू उसके 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, ये कुछ लिमिटेड नहीं होता कि कोई महिला बच्चे को जन्म देने के बाद डिप्रेशन में भी आ जाती है कि मैंने क्यों कर दिया, क्यों शादी कर ली, बच्चा परेशान कर रहा है, छोड़ो हटाओ। देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि महिलाएं बच्चे को ऊपर छत से गिरा देती, क्यों, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ गई थी। डिप्रेशन उससे नहीं होता है, यही वाला कारण होता है वहां पर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। व्यक्ति का खुद को अकेला महसूस करना, होपलेस होना, गिल्ट फील होना, पैनिक होना आदि, इनमें से किसका लक्षण है। अब आपसे सिम्टम्स पूछा गया है यहाँ पर, कौन कौन से सिम्टम्स है, तो कई सारे सिम्टम्स है। पहले तो व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है,
होपलेस हो जाता है, उसके अंदर मतलब कोई भी इच्छा नहीं होती कि मैं क्यों काम करूं, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, ऐसी वाली फीलिंग आती है। गिल्ट महसूस करता है कि मैंने शादी ही क्यों किया, मुझे आना ही नहीं था, मुझे कुछ और बनना था, मैं गलत कर दी ये काम करके, ऐसी टाइप की भावनाएं किसमें आती है? पैनिक होना। नॉर्मल कंडीशन में भी इंसान क्या होता है, पैनिक नेचर का हो जाता है, छोटी छोटी अच्छी बातें भी उसको बुरी लगने लगती है, रिएक्ट करने लगता है। ये सब किसका यहाँ पर सिम्टम्स की बात की जा रही है? क्या ये पोस्ट पैट्रूम डिप्रेशन की बात की जा रही है, बेबी ब्लूज की बात की जा रही है, उपयुक्त दोनों की या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सही आंसर हो जाएगा आपका पीपीडी। बेबी ब्लूज के बारे में हम जान लेंगे यहाँ पर, जो बच्चे एप्लीकेशन पे नहीं होंगे उनको भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। बेबी ब्लूज क्या है तो कहोगे सामान्य प्रोसेस है, यानी सभी के साथ होता है, कॉमनली होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए शांतिपूर्वक प्रतीक्षा न कर सके उसको इम्पेटेंट कहते हैं। तो इसकी बात भी, इम्पेटेंट क्या होता है ये भी समझ लिया। इसमें किसी रीजन के न होने पर भी इंसान रोता है, मूड चेंज होता है, केंद्रीकरण का अभाव होता है, ये कम समयावधि के लिए होता है। वहीं पर अगर हम पीपीडी की बात कर लेंगे, खतरनाक है, व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है, गिल्ट फील करता है, पैनिक होता है, होपलेस होता है, वजन या तो तेजी से बढ़ने लगता है या तेजी से घटने लगता है। ये आंसर, ये क्वेश्चन आपसे DSSB के एग्जाम में पूछा गया है कि किस कंडीशन में ये होता है, तो ये याद रखना पीपीडी वाले में हो रहा है। अपेक्षाकृत समयावधि क्या होती है? अधिक होती है। बेबी ब्लूज की अपेक्षाकृत इसकी समयावधि क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आपने पढ़ ही लिया होगा कि ये किस में होगा, तो आप कहोगे ये पीपीडी में होगा, न कि बेबी ब्लूज में होगा। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए के सिम्टम्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायना ब्यूमटिड ने पालन पोषण की कितनी विधियों की बात की है? डायना है और इसको हमने याद भी करा था, डायन मत कह लेना, है ना, डायना मैडम है। अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कितने तरह की पालन पोषण की विधियों की बात की थी? 3 प्रकार की बात की थी, 4 की, 5 की, 6 की। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से दीजिए आंसर्स। डायना ने कितने प्रकार की विधियों की बात की थी? कौन सी विधि? बच्चे के पालन पोषण की विधि कितनी प्रकार की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइप की इन्होंने बात की थी, और वो चारों प्रकार यहां पर आपको मेंशन है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार है? तो कहोगे पहला अथॉरिटेटिव, टेटिव, याद रखना यहां पर, इसको हाईलाइट कर लेना, टेटिव स्टाइल है। ठीक है, इसको कहते हैं अनुदेशात्मक शैली, ये सबसे अच्छी शैली मानी जाती है, इसको लिख भी सकते हो, ये सबसे अच्छी शैली, चारों शैलियों में सबसे अच्छी शैली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुदेशन होता है, अनुदेश नाम से ही लग रहा है कि काम करो लेकिन आज्ञा के अनुसार काम करो, जो कि नॉर्मल फैमिलीज में देखने को मिलता है कि भाई जहां जो करना है कर लो, लेकिन 10 बजे के पहले रात को घर आ जाओ। क्यों? क्योंकि ये चीजें हमारे सोसाइटी में इसी चीज को मान्यता मिली हुई है। ठीक है, दूसरा है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन नाम से ही लग रहा है प्रभुत्वशाली, यानी कि ऐसा फील हो रहा है कि कोई किसी पे प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, मैंने जो बोल दिया वही करना है, अदरवाइज अपने मन से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो पेरेंटियल टाइप होता है इसी को बोला जाता है प्रभुत्वशाली या अथॉरिटेरियन स्टाइल। राइट, उसके बाद है परमिसिव स्टाइल, इसमें अति स्वतंत्र होता है बच्चा। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो अपने कार्य को करने के लिए बिल्कुल फ्रीडम महसूस करता है। मम्मी घर से जा रहा हूँ, 10,000 रुपए दे दो, 20,000 दे दो, यहाँ जाना है वो करना है, मम्मी के पास पैसा नहीं, अच्छा ठीक है जाओ कर लो। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर आया अपना बच्चा, खाया पिया, खाना बनाया घर पे, नहीं खाया सो गया, बाहर से खा के आया, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या होता है, अनइन्वॉल्व स्टाइल एक लास्ट स्टाइल है। ठीक है, इसमें माता पिता से बच्चों का ज्यादा कोई संबंध, या कह सकते हो कि बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कि कोई भी डिसीजन लेता है बच्चा तो उसमें माता पिता का कोई रोल नहीं होता। बेसिक डिफरेंस इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे। याद रखना परमिसिव में क्या होता है, बच्चा कुछ भी करके आता है लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम रहता है पीछे की। ठीक है, जैसे मान लो किसी को धक्का देके आ गया छत से और बोल दिया मैंने धक्का दे दिया, तो बच्चे मम्मी पापा कहेंगे अच्छा ठीक है, जब उनकी मम्मी आएंगी लड़ाई करने हम देख लेंगे, है ना। इसमें क्या होता है अनइन्वॉल्व वाले में कि बच्चा धक्का देके आ गया, मम्मी से आके बोलेगा भी नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई पेरेंट्स आके बोलता है कि आपका बच्चा धक्का दे, उससे पूछो, मुझे कोई मतलब नहीं। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी ये दोनों तो क्लियर ही है आपका, है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट।
थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, बच्चे अपने माता पिता की संतति नहीं होते हैं। दूसरा है बच्चे के स्वयं के अधिकार होते हैं। तीसरा है बच्चे अपने माता पिता की संतति होते हैं। और चौथा है बच्चे दान की असहाय वस्तु नहीं होते। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका 11 नंबर है। देखो, अनुदेशन है ना, याद रखना, अनुदेशन होता है जिसमें अनुदेश के हिसाब से बच्चा कार्य करता है। और प्रभुत्व होता है, प्रभुत्व होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी का एक कह सकते हो कि प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, ठीक है। ये चीज इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाले को चूज करना है आपको। आपके पास पोल है, पोल में आंसर देंगे सभी बच्चे। चलिए, आंसर कर दीजिए सभी लोग। हाँ, बिल्कुल रेणु पांडे जी, अथॉरिटेटिव स्टाइल जो होता है ना, TATIVE, याद रखना, TATIVE, ये वाला जो होगा ना, टेटिव, टेटिव वाला सही होगा, ठीक है। टेटिव वाला अच्छा होता है। और जो टेरियन होता है ना, टेरियन, टेरियन, ऐसा लग रहा है टेररिज्म की बात की जा रही है, नाम से ही लग रहा है। तो ये वाला जो होता है वो गलत वाला होता है। तो अथॉरिटेटिव वाला सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखो, यहां पर गलत को पूछा गया है, गलत कौन सा है? बच्चे अपने माता पिता की संतति नहीं होते। संतति क्या होता है? संतति मतलब होता है कि संपत्ति, संपत्ति। वो अलग बात है कि मम्मी वो बोल देती है कि अरे मेरा बच्चा सोना मोना है, धन है, चंदा मामा है, तारा है ना, ये कहने की बात है, ठीक है। संतति का मतलब होता है जिसको हम खरीद और बेच सके। दो चीजें होती है इसमें, जिसको हम खरीद और बेच सकते हैं उसको हम संतति कहते हैं। सोना चांदी बोल देना मम्मी पापा, आज के बाद कह लेना कि हम नहीं है सोना चांदी, क्योंकि उसको खरीदा और बेचा जा सकता है, ठीक है। बच्चे के स्वयं के अधिकार होते हैं, इज ट्रू। बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेने के साथ ही साथ उसके अपने अधिकार शामिल हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कोर्ट पे जाते हो, बच्चा अगर है तो बोलेगा, जज साहब बोलेंगे कि भाई बच्चे का ये राइट है। तो यहाँ पर ये भी बात सही है, ठीक है। और ये भी सही है क्योंकि बच्चा संतति नहीं होता, क्योंकि उसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। बच्चे अपने माता पिता के संतति होते हैं, यही वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया ना कि इसको खरीद और बेच नहीं सकते, तो संतति होते हैं, ये वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बच्चे दान की असहाय वस्तु नहीं है, सही बात है भाई, दान वान नहीं कर सकते आप बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही है। पूछा है कौन सा गलत है, तो सी वाला गलत है, क्योंकि ये संतति होते हैं बोला है, और जो रहना चाहिए वो होना चाहिए, संतति नहीं होते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको मैं राइट कर भी दूं नहीं तो कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका, पुरुषों में क्रोमोसोम की संख्या होती है। अब देखो, क्वेश्चंस वही है ना, बस पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। एग्जाम में भी सेम होता है, क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस पूछने का तरीका कमीशन का अलग अलग कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आंसर कर देंगे सभी लोग। ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा है, कौन से ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा है रेणु जी, आप एक बार बता दीजिए। DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस में क्या बालक अप्लाई कर सकते हैं? उसमें एज इट इज कुछ दिया तो नहीं है कि बालक या बालिका, ठीक है। अगर ऐसा होता तो उसमें बालक या पुरुष के लिए वैकेंसी है या महिला के लिए ऐसा मेंशन होता। अगर नहीं है मेंशन तो आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा है, आंसर करेंगे जी। 12 का बी आंसर आ रहा है, 12 का
अच्छा चलिए आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में, ओके एक बार 11 को देख ले रहे हैं। अच्छा इसमें आप कह रहे हो ना 11 में ए और डी में हो रहा है, चलो इसको एक बार समझ लेते हैं फिर से। अब यहाँ पर पूछा है ना कि बच्चे अपने माता पिता की संतति नहीं होते और पूछा है कौन सा गलत है। अब ये बताओ मुझे, बच्चे को खरीदते बेचते तो हो नहीं, तो संतति का डेफिनेशन आपने समझ लिया ना। संतति का मतलब होता है कोई संपदा, कोई संपदा। और संपदा क्या होती है, इसको हम दो कर सकते हैं, एक तो हम खरीद सकते हैं, दूसरा हम बेच सकते हैं। जैसे आपका धन हो गया, धन संपदा है। प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी आपकी क्या है, संपत्ति है, संपदा है। मकान हो गया है ना, खेत हो गया, ये सब क्या है, ये सब बिल्डिंग हो गई, या कोई भी चीज हो सकती है जो मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है, उसको आप खरीद और बेच सकते हो, पहली चीज। तो बच्चे आपके माता पिता की संतति नहीं होते हैं ना। आप कहोगे क्या कि मेरा बच्चा मेरा संतति है, बोलोगे नहीं भाई संतति नहीं है, मेरा बच्चा है, संतति नहीं है, क्योंकि हम इसको खरीदते बेचते नहीं है। क्लियर हो गया। पूछा है कि संतति नहीं है तो अच्छी बात है ना, बोल ही दिया कि बच्चा संतति नहीं है तो अच्छी बात है, बोल रहा है कि नहीं है, सही है। बच्चे स्वयं के अधिकार होते हैं, ये भी सही है। और आपको कंफ्यूजन क्या है, बच्चे दान की असहाय वस्तु नहीं होते हैं, सही बात है। बच्चे दान की असहाय वस्तु हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं हम इसको दान वान नहीं देते, तो असहाय वस्तु नहीं, कोई बच्चा असहाय नहीं कि हमने उठा के उसको दान कर दिया, तो ये सही बोल रहा है। पूछा है इसमें गलत क्या है, तो कहोगे ये गलत है कि बच्चे अपने माता पिता की संतति होते हैं। आप कहोगे नहीं जी ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता की संतति नहीं होते हैं, ठीक है। वो बच्चा बच्चा होता है, संतति नहीं होता है। अब क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे 12 के बारे में। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे जोड़े की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिंपल संख्या की बात की गई है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगर जोड़े की बात होती तो कितना होता, आप कहते हैं जोड़े में 23 जोड़ा होता, 22 क्या होता, इसको बोलते हैं समजातीय, समजातीय ऑटोसोम के नाम से इसको जानते हैं, ऑटोसोम भी इसको कहते हैं, जो कि दोनों ही क्या हो, ऑटो का मतलब दोनों, सोम का मतलब सेम, तो ऑटोसेम के नाम से भी इसको जानते हैं। समजातीय जो कि एक ही बिरादरी के हो, एक्स एक्स वाले होंगे, ठीक है। या ऐसा नहीं हो सकता कि वाई वाई होगा, है ना, ये याद रखना, एक्स वाई ही होता है, वाई वाई नहीं होता है, एक्स एक्स हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये तीनों पॉइंट। ये तीनों ऐसे आंसर्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना। जोड़े में 23, संख्या में 46, ऑटोसोम यानी 22, राइट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सही जवाब इसका हो जाएगा, सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा 46, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जुड़वा बच्चा ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं। जो ट्विंस बच्चे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6। एप्लीकेशन के बच्चों से उम्मीद है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आंसर कर देंगे सभी लोग। टीजीटी होम साइंस का पेपर कैसा आएगा, मेरे ख्याल से टफ आना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से वैकेंसी आई हुई है, तो सबको पता है कि बच्चों ने अच्छे से रम के तैयारी की होगी। तो एक ही तरीका है आपका एग्जाम क्वालिफाई करने का, मतलब तरीके बहुत हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग एक है कि जो फैक्ट है ना बच्चे, उसके साथ साथ आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जैसे फैक्ट में पूछा है कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, आपसे एग्जाम में पीजीटी में पूछा हुआ है, अब आपको क्या करना है, आपको क्रोमोसोम के बारे में हर चीज जान लेना है। इवन ये भी देख लेना है कि इंसानों में होता है, बंदरों में कितना होता है, मेंढक में कितना होता है, 2-3 ऐसे जानवर है जो बार बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। या किसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम होता है, किसमें सबसे कम क्रोमोसोम होता है। आपने 5-6 डेटा फैक्चुअल नोट कर लिया, उसके बाद क्रोमोसोम के बारे में आपने डिटेल इंफॉर्मेशन ले लिया कि क्रोमोसोम पाया कहाँ पे जाता है, क्या ब्लड में होता है, कोशिका में होता है, जीव द्रव्य में होता है, कहां पर होता है। तो इस तरीके से जब आप कॉन्सेप्चुअल वे में तैयारी करते हो ना, तब जाके आप कह सकते हो कि पूछ लो भाई क्रोमोसोम से, जो पूछना है पूछ लो, मेरे को सब आता है। तो वो वाला कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया, सारे जितने PYQ आए ना, उस सारे का कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आप 100% सिलेक्शन लेकर आओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइप्स के होते हैं, राइट। आपने पता होगा कि एक होता है आइडेंटिकल चाइल्ड होता है और दूसरा होता है इन आइडेंटिकल चाइल्ड, ठीक है। एक जैसे होते हैं, समरूपी होते हैं,
ठीक है, समरूपी होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, विषम रूपी होते हैं। विषम रूपी, समरूपी में बच्चा क्या होगा, लड़का लड़का हो सकता है, ठीक है, बॉय बॉय हो सकता है, गर्ल गर्ल हो सकती है। विषम रूपी में क्या होगा कि यहाँ पर गर्ल और बॉय दोनों हो सकते हैं। विषम रूपी में और क्या होगा, इसमें सिमिलरिटी, समानता ज्यादा देखने को मिलता है, एक जैसे बाल होना, एक जैसे नाके होना, है ना। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर शारीरिक बनावट में भी विषमता देखने को मिलती है, शारीरिक बनावट में भी विषमता देखने को मिलती है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब सब कुछ सेम सेम है, इसका मतलब है कि सेम जो स्पर्म होगा उसे फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, यानी कि जाइगोट जो बना होगा वो सेम फर्टिलाइजेशन से बना होगा, सेम स्पर्म से बना होगा, है ना। और यहाँ पर जब अलग है, इसका मतलब है कि जो स्पर्म की संख्या होगी, कई सारे एक निकलते हैं, तो उनमें से किसी दो अलग अलग स्पर्म से जो होगा वन फर्टिलाइज हुआ होगा, यानी कि दोनों डिफरेंट टाइप के होंगे, दोनों डिफरेंट टाइप के उसमें क्या होता है, प्लेजेंटा हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने एप्लीकेशन पे अभी हाल फिलहाल में डिस्कस भी किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दो, यानी आइडेंटिकल और इन आइडेंटिकल चाइल्ड होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के जीने के अधिकार में शामिल है। अब बच्चों के जीने के अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल है, आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है, चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 14, बच्चों के जीने के अधिकार में क्या शामिल है। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो जन्म लेते हैं उसके बहुत सारे राइट हो जाते हैं। जैसे आपने जब आप पढ़ोगे ना, नागरिकता पढ़ोगे, एक आपका आता है ना नागरिकता, पढ़ लेना अगर आपको टाइम मिला तो, आपके भारतीय संविधान के भाग 2 में आपको मिल जाएगा, ये भाग 2 में संविधान में मिल जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल 5 से लेके 12 तक का, 11 तक का इसमें आर्टिकल शामिल होता है, 12 से तो आपका राज्य आ जाता है, ठीक है। तो ये जो नागरिकता है ना, इसको पढ़ लेना, और एक आप पढ़ लेना फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट पढ़ लेना। फंडामेंटल राइट में आप पढ़ लोगे ना कि बच्चे के पास, यानी कि ह्यूमन के पास कौन कौन से राइट हो सकते हैं, उसका फंडामेंटल राइट क्या होता है, जीने का अधिकार, और बहुत सारे अधिकार है, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने के साथ ये सारे अधिकार तो उसको वैसे ही मिल जाते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है कि बच्चे को जीवन जीने का अधिकार शामिल है, ठीक है। अनुच्छेद आप बता सकते हो 21 से 20 से 22 से, आंसर कर दो जल्दी से। दूसरा, बच्चे को शिक्षा का अधिकार भी शामिल है, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, फंडामेंटल राइट में नहीं है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 का पढ़ लेना आप लोग, वहां पर भी शिक्षा के बारे में डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन जो राज्य निर्धारित करेगा, राज्य का ये जिम्मेदारी होता है कि बच्चा शिक्षा ग्रहण करे, ये आपका फंडामेंटल राइट में नहीं आता, ये डीपीएसपी में आता है, भाग 4 में संविधान के, जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो ये कुछ राइट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। यहां पर क्या होगा, जन्म व पंजीकरण का अधिकार, बच्चा जन्म लेता है तो उसका पंजीकरण कराया जाता है कि भाई हमारे घर में बच्चा जन्म लिया, उसका पंजीकरण हो गया, ताकि वो वैलिड माना जाएगा कि बच्चे ने जन्म लिया है, ताकि जब जनगणना होगी ना, उसमें उसका पंजीकरण शामिल कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं पोषण का अधिकार, अगर बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत उसकी डेथ होती है तो राइट होता है किसके पास, बच्चे के पास, क्योंकि कह सकते हो कि बच्चे का ये अधिकार है कि वो स्वस्थ पैदा हो, बच्चे का अधिकार होता है कि उसको पोषण मिले, और ये किसकी जिम्मेदारी होती है, इस इनिशियल टाइम में तो अगर नॉर्मली देखोगे तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सेकेंड लेवल पे स्टेट की जिम्मेदारी होती है। और ये सारी चीजें आपके जब पढ़ोगे ना, दो भाग पढ़ लेना आप मेरे कहने से, ठीक है। एक आप फंडामेंटल राइट पढ़ लेना, भारतीय संविधान का भाग 3 पढ़ लेना, ठीक है बच्चे, भाग 3 पढ़ लेना, और एक पढ़ लेना आप भाग 4 पढ़ लेना भारतीय संविधान का। ये दो आप कुछ भी करो ना, कोई भी एग्जाम दो, मत भी दो एग्जाम, तो भी ये दो भाग पढ़ लेना, आपको आपके राइट्स के बारे में पता चल जाएगा। और तीसरा आप एक पढ़ लेना भाग 4 का, ठीक है, जिसमें एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51, और 51 में पढ़ लोगे आप, 51 के भी सब क्लॉज, बहुत सारे क्लॉजेस हैं, उसमें आपको पढ़, इसका भाग क में आता है आपका कर्तव्य के बारे में, कि एक ह्यूमन के पास कौन सा कर्तव्य होता है। तो आपका राइट, आपके राज्य के कौन कौन से राइट है, और आपका आप अपने पास क्या कर्तव्य है, ये 3 चीजें पढ़ लेना। एज अ ह्यूमन आपको ये जानना जरूरी होना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग।
यहाँ पर उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा, ये दोनों ही बच्चे का अधिकार होता है, ठीक है। तो उपयुक्त दोनों इसमें शामिल हो जाएगा और ये यूजीसी नेट में इसको घुमा फिरा के पूछा गया है। नेक्स्ट आएंगे सख्त नियंत्रण संवेदनशीलता बच्चों के पालन पोषण की किस विधि में शामिल है। आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपके सामने, चलिए आंसर कर देंगे। चलिए रूपाली सी, वेरी गुड आफ्टरनून। आंसर करेंगे बच्चे सभी लोग। आपके पास है यहाँ पर पोल मिल चुका है, आंसर पोल में देंगे सभी लोग। चलिए राइट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 15। अब यहाँ पर 15 के बारे में आप बताना है सख्त नियंत्रण। नियंत्रण कैसे, एकदम सख्त है ना। असंवेदनशीलता, बच्चा कहता है मैं बाहर घूमने जाऊंगी, मम्मी बोलेगी नहीं जाना, एकदम नहीं जाना है, ठीक है, आंखें निकालोगे अंदर, बच्चा अंदर। बच्चों के पालन पोषण की किस विधि में शामिल है। अब समझ में आ ही गया होगा, क्या ये अनुशासनात्मक शैली है, अनुशासनात्मक, ठीक है। ये क्या है, अथॉरिटेटिव स्टाइल है। उसके बाद है, अच्छा मैंने पिछले में ना अनुदेशात्मक लिख दिया था, उसको आप करेक्ट कर लेना। अनुशासनात्मक होता है अथॉरिटेटिव स्टाइल। दूसरा है अथॉरिटेरियन स्टाइल, प्रभुत्वशाली। या फिर तीसरा है आपका परमिसिव स्टाइल, अति स्वतंत्र। और चौथा है अनइन्वॉल्व स्टाइल, यानी कि असंबंध पालन पोषण। किसमें शामिल होगा ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अथॉरिटेरियन स्टाइल, प्रभुत्वशाली में शामिल हो जाएगा, ठीक है। हमने बात की थी ना प्रभुत्वशाली, भाई मेरा प्रभुत्व है, मैं जो बोलूंगा वही बच्चा करेगा, मैं जो बोलूंगी वही बच्चा करेगा, मतलब मैंने प्रभुत्व स्थापित कर दिया, ठीक है। इसको अगर जनरल प्रिंसिपल से कंपेयर करोगे ना, तो इसको राजशाही, राजतंत्र की बात किया जाए ना, जहां पे राजतंत्र की बात, सॉरी यहाँ पे राजतंत्र, हाँ सही है, राजतंत्र की बात की जाए, जहां पे राजा ही सर्वोपरि होता है, प्रजा कुछ नहीं। एक होता है प्रभुत्व, एक होता है इसको कंपेयर कर सकते हो किसको, इसको राजतंत्र से कंपेयर करोगे, ठीक है, जहां पे राजा ही जो करेगा उसी को माना जाएगा। और इसको अगर नॉर्मल कंडीशन की थ्योरी से आप कंपेयर करोगे अनुशासनात्मक, तो कभी आपसे घुमा के पूछे कि लोकतंत्रात्मक शैली किससे मिलता जुलता है, तो आप कहोगे ये अनुशासनात्मक शैली से मिलता है। हमारा भारत क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो आप कहोगे लोकतंत्र में आपका क्या है, आपके कुछ राइट्स है, लेकिन सरकार के द्वारा आपकी लिमिटेशन क्रिएट कर दी गई है कि आप यही कर सकते हो। जैसे कोई सिगरेट पीता है, एग्जाम्पल ले लो कि कोई सिगरेट पी रहा है और उसको पब्लिक प्लेस पे नहीं पी सकता, क्यों, क्योंकि वो राइट है। अब आज के बाद ऐसे कर लेना एक बार, है ना। अगर आप होते हैं जब देखो कहीं पे चाय वाय पीने जाओ, तो कुछ लोग टशन में आके बड़ी धुएं उड़ाते हैं सिगरेट पी के, तो वो उनका राइट है कि वो चाहे जो करे कर सकते। अगर उनको मना करोगे ना, तो कहेंगे मेरा अधिकार है, मैं पी सकता हूँ। वहीं पे आप कहना कि आपका अधिकार वहीं तक है जहां तक मेरे अधिकार का वायलेशन ना हो। अगर मेरा अधिकार का हनन हो रहा है, वहीं पे आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। तो वही चीज है, तो हमारे यहाँ क्या है, लिमिटेशन फिक्स कर दी गई है। तो ये अगर आज की शैली से या इसको कंपेयर किया जाए अथॉरिटेटिव को, तो आप लोकतंत्रात्मक सरकार से कंपेयर कर सकते हो। और यहां पर अगर प्रभुत्वशाली को कंपेयर करना हो, तो राजतंत्र से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अथॉरिटेरियन, प्रभुत्वशाली इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, बाल न्याय देख रेख तथा संरक्षण। ये एक एक्ट है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। बाल न्याय देख रेख तथा संरक्षण की बात की जा रही है। अधिनियम 2000 के अंतर्गत कौन से वैधानिक निकायों को स्थापित करना अनिवार्य है। इस अधिनियम के द्वारा कौन सा वैधानिक निकायों को स्थापित किया जाएगा। आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए विक्रम सक्सेना कह रहे हैं मैम आप इतने दिनों से होम साइंस पढ़ा रही हैं, आपकी जानकारी में कोई लड़का है दिल्ली होम साइंस में सिलेक्ट नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा मेरे जानकारी में कोई नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी कॉल्स फोन या जो भी एडमिशन हमने अदर इंस्टीट्यूट में लिया है DSSB के डोमेस्टिक साइंस का, उसमें गर्ल्स ही शामिल रही हैं, तो बॉयज तो अभी नहीं पढ़ाया बच्चा हमने। अगर कोई एक बार आप कंफर्म कर लेना, है ना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली तो मुझे लगता है कि आप एलिजिबल हो, क्योंकि अगर रहता फीमेल के लिए तो वहां पे फीमेल मेंशन होता, बट फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। उसमें नोटिस में तो कुछ भी नहीं लिखा गया है। चलिए आंसर कर देंगे सभी लोग।
अब यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से समझना, ये एक रिलेटेड है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय एप्लीकेशन पे, उसी से रिलेटेड सारी चीजें। बाल न्याय देख रेख तथा संरक्षण अधिनियम 2000 पूछ ही देगा कब आया था। बाल देख रेख तथा संरक्षण अधिनियम आपको हो गया 2000 में। इसके अंतर्गत कुछ वैधानिक निकाय को स्थापित किया गया बच्चे के देख रेख के लिए। कुछ वैधानिक, वैधानिक क्या होता है? जिसकी वैधता होती है, मतलब उसके नहीं होने पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने राइट के लिए फाइट कर सकते हो। कितने अच्छे शब्द है ना, राइट के लिए फाइट कर सकते हो, वैधानिक है, ठीक है। जो विधि में, विधि द्वारा बनाया गया होता है। ऑब्जर्वेशन होम चाहिए होता है या नहीं, तो आप कहोगे ऑब्जर्वेशन होम चाहिए होगा, ताकि बच्चे को हम ऑब्जर्व कर पाए जो बच्चा जन्म ले रहा है। बाल कल्याण बोर्ड बिल्कुल चाहिए। अगर कोई बच्चा, जैसे कोई महिला है, बच्चे को जन्म दी और उसका कोई भी पेरेंट्स नहीं है और उसकी डेथ हो गई, ऐसा कोई कंडीशन हो गया, तो बाल कल्याण बोर्ड, तो उसके इसी बोर्ड के अंतर्गत उसका क्या होगा, टेक केयर, या उसको कहाँ भेजना है ये बोर्ड निर्धारित कर सकता है। बाल कल्याण समिति की स्थापना की जाती है टाइम टू टाइम। बच्चे, अगर कोई मान लो अभी बच्चों के संबंधित कोई नई चीजें आ गई कि ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए बोर्ड क्या करेगा, कई सारी समितियों को अलग अलग निर्मित कर देगा, और वो समिति क्या करेगी, रेगुलेट करेगी उसके नियम कानूनों को। तो यहाँ पर ये सभी के सभी किससे रिलेटेड है, ये स्थापित किए जाते हैं, बालकों से संबंधित है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, ये एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया, मैंने शामिल भी कर दिया। अभी हाल फिलहाल के जो एलटी ग्रेड, लेटेस्ट एलटी ग्रेड पेपर कैसा लग रहा है सुन के, ये है 2018 का, लेटेस्ट ही मानेंगे क्योंकि इसके बाद पेपर हुआ ही नहीं है। अंडाणु परिपक्व होते हैं, हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, विमेन की, चाइल्ड की, उसके देख रेख की, उसके विधि विधान की, उसके नियम कानून की। वहां पर पॉइंट आता है कि अंडाणु जो होते हैं वो परिपक्व कब होते हैं, ठीक है। 20 दिनों में होते हैं, 25 दिनों में होते हैं, 28 दिनों में होते हैं, 30 दिनों में होते हैं। अब यहाँ पे कंफर्म डेटा दे रखा है, वैसे 28 से लेके 30 या 32 तक आप कह सकते हो, लेकिन शुरू कहां से हो जाता है, 28 से शुरू हो जाता है। 28 से लेके 32 तक के दिनों में, यानी 32 दिनों में अंडाणु क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो इनिशियल टाइम क्या होता है, 28 दिन से शुरू हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 28 दिन को यहाँ पे मानेंगे। 28 से 32 डेज आप इसको नोट कर लेना कहीं भी, ठीक है। इतने में अंडाणु क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पे एक बार आंसर भी रीचेक कर लेंगे, 28 दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, समजात गुणसूत्र के नाम से क्रोमोसोम जाना जाता है। मैंने क्या बताया था, क्वेश्चंस वही, तरीका नया, आपको बस अलग अलग डायमेंशन में सोचने की जरूरत है। क्रोमोसोम पढ़े हो, क्रोमोसोम गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, जोड़े में 23, संख्या में 46, ऑटोक्रोमोसोम 22, याद है सारी चीजें। अब यहाँ पर सारी चीजें तो पता है भाई, हर जगह पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये लाइन नहीं पढ़ा होगा शायद। अब गुणसूत्र के नाम से कौन से जाने जाते हैं, क्या एक्स एक्स जाने जाएंगे, एक्स वाई जाने जाएंगे, वाई एक्स जाने जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर बताना है आपको। अब यहाँ पे आपने पढ़ा है ना ऑटोसोम, ऑटोसोम में क्या होता है, एक्स एक्स ही होता है। याद रखना एक बात और, यहाँ पे जो फीमेल होती है ना उनमें एक्स एक्स ही केवल पाया जाता है। जितने भी अगर इनके जोड़े होंगे ना 23 पेयर, ये टोटल के टोटल 23 एक्स एक्स ही होंगे, यानी 46 जो संख्या है वो टोटल एक्स एक्स ही पाए जाएंगे। फीमेल के पास एक्स ही क्रोमोसोम होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम मेल की बात कर ले बच्चे, तो आपको होगे इनके पास 22 तो सेम ही होगा, ठीक है। 22 जोड़े जो होंगे वो सेम होंगे, 22 जोड़े सेम होंगे, ठीक है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा वो क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो जो सेम होते हैं वो क्या होंगे, एक्स एक्स ही होंगे, क्योंकि वाई आ जाने की वजह से इनका जोड़ा क्या हुआ, गड़बड़ा गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक्स एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, ये भी। आगे बढ़ेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 19, मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है। ध्यान से समझना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, ठीक है, ज्यादा नहीं है। इंद्र कला सिंह जी, बस लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ही हम यहाँ पे लिए हैं अभी, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे इसी पार्ट के, पार्ट बी में। सब बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हैं ना उसको हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है,
एक टाइम आता है मेल के साथ भी और फीमेल के साथ भी जब उनके प्रजनन शक्ति में क्या होती है, ह्रास या कमी देखने को मिलती है। यानी कि अब वो उतने सक्षम नहीं होते प्रजनन के लिए जितने कि वो इनिशियल स्टेज पे होते हैं। और क्या होता है, स्त्रियों की संतान उत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी पुरुषों में कमी होती है मध्य जीवन में और पुरुषत्व में कमी आती है और स्त्रियों में प्रजनन की क्षमता खत्म हो जाती है। इस जो वर्ड्स है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो लाइन है, इसको एक शब्द का नाम दिया गया है। वो शब्द कौन सा है ये बताना है आपको। क्या इसे हम लोग क्लाइमेटेरिक कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं, स्पीमांक कहते हैं या फिर मीनाक कहते हैं? पीजीटी होम साइंस में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर करेंगे सभी लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19 और 19 का राइट आंसर आपको बताना है। आंसर करेंगे सभी लोग। मीनोपॉज का नाम सुने हो? मीनोपॉज, ये जो कंडीशन हमने बताया ना, इसी पूरे कंडीशन को मीनोपॉज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे और आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। स्पर्मेटिड क्या होता है? स्पर्मेटिड का मतलब होता है स्पर्म बनने के बाद जब स्पर्म से शुक्राणु बनता है तो स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस पूछा है यहाँ पे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या इसको शुक्राणु उत्सर्जन कहते हैं? तो बोलोगे नहीं, ये तो शुक्राणु उत्सर्जन, संधि विच्छेद कर दो, शुक्राणु का उत्सर्जन होना ही शुक्राणु उत्सर्जन है। बोलोगे नहीं, ये तो नहीं होगा। दूसरा शुक्राणु, क्या शुक्राणु कहते हैं? तीसरा स्पर्मेशन कहते हैं और चौथा स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, स्पर्मेजोनेसिस कहते हैं। स्पर्मेजोनेसिस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आता है आपके एग्जाम में तो न समझ में आए तो पहला कोशिश करना आंसर देने का, नहीं आता है एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उसके संधि विकसित करना। अगर बड़े बड़े शब्द हैं तो संधि विकसित करोगे तो आपके वर्ड्स की मीनिंग निकल के आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट कर देते हो उस ऑप्शन को। ठीक है, तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। और आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अब आपको कोई क्वेश्चंस गलत नहीं मिलेगा मेरे द्वारा, ठीक है, क्योंकि बाकी के जो आपके एरर्स थोड़े बहुत आ रहे थे उसको हटा दिए गए हैं, सॉल्व किया जा रहा है। और टॉपिक वाइज डिस्कशन, टॉपिक वाइज क्लासेस आपको डेली मिलने वाली है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो नेक्स्ट शाम को हम लोग एप्लीकेशन पे इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे और एप्लीकेशन पे बाकी के टाइम में इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जो बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दूं कहां पर आप इस क्वेश्चन को रीचेक सॉल्व कर सकते हो। ये पूरा आपका सिलेबस है जहां पे हम लोगों ने ये 3 टॉपिक प्रॉपरली पढ़ लिया है। बाल विकास का इतिहास, मानव के अधिगम के सिद्धांत और मानव के विकास के सिद्धांत। अधिगम में हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चे कौन कौन सा? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावला, स्किनर, बंटूरा, वॉटसन, ब्रूनर, हर्जबर्ग, मास्लो। लेकिन एक दो बाकी है जिसको अभी हम लोग ऐड कर लेंगे, पढ़ लेंगे एक दिन में। और मानव विकास में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्रायर, चॉम्स्की, कोहलबर्ग और एरिक्सन को हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब प्रेगनेंसी साइन प्रॉब्लम्स और ट्विंस के बारे में। तो ये जो बच्चे होंगे वो आप देखोगे इस तरीके से नोट अवेलेबल होगा आपके एप्लीकेशन पे। आप अगर इसको ओपन करते हैं, लैपटॉप में भी आप ओपन कर सकते हैं, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। और इन्हीं जो क्वेश्चंस थे, इन्हीं के टॉपिक के क्वेश्चंस आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को किए हैं। इसका पार्ट भी आपको एप्लीकेशन पे कल शाम को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज हम लोग कुछ नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लगी, और पहली बार है तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। एडमिशन लेना हो तो ग्रेड प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में आपको ग्रेड प्लस एप्लीकेशन टाइप करोगे, ग्रेड प्लस ऐप, तो आपको वहां पे डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर अन्य जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ वीडियो, कुछ चीजें आपको शेयर करी जाएंगी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। जैसे हॉलीडे है तो अब होली में सभी लोग घर रहेंगे, हमारे यहाँ भी सभी लोग छुट्टी पे रहेंगे, तो उस कंडीशन में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस हम वहां पे आपको देते रहेंगे, जिससे आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ना है कोई चीज, धीरे धीरे पढ़ते रहना है, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में शाम को 5 बजे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, शाम को मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट को। जो हमने फर्स्ट पार्ट को किया था एप्लीकेशन के साथ साथ हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था यूट्यूब चैनल पे भी। आज
जो आपका एक्स्ट्रा क्लासेस है, यानी कि जो अभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सिर्फ पेड बच्चों के लिए होंगे, यानी पार्ट बी को हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ व सिर्फ एप्लीकेशन पे। तो आप लोग इसे देखिए, पढ़िए, समझिए और सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन ये कर लिया था। आपको पता ही है कहाँ पे ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा। जो कंटेंट था आपका प्रेगनेंसी वाला, उसी के यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का लास्ट वाला टॉपिक मिलेगा आपको, उसी में पी करके आपको लिखा हुआ आएगा, जहां पे 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे सॉल्व किया था, ये यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो चुके थे सेम टॉपिक से। आज हमने सारे टॉपिक को, सारे कंटेंट को इसमें ऐड कर दिया है, मतलब लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट कुछ इसमें नए होंगे, कुछ PYQ के भी शामिल होंगे, दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे साथ साथ में, ठीक है। क्लियर है? डन। स्टार्ट किया जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि बच्चों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहोगे रेड ब्लड सेल। कहीं कहीं पे सेल ना लिख के कार्पोसेल लिखा होता है, तो आप याद रखना कार्पोसेल भी इसको कहते हैं, सेल भी कहते हैं। अगर सेल और कार्पोसेल दोनों हो तो कार्पोसेल को टिक करेंगे, सेल को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको बताना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर क्या होगा। एप्लीकेशन पे वैसे भी अवेलेबल है, तो हम बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने दोपहर में काफी 1.5 घंटे तक की फैक्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और आप लोग उसका नोट्स बना लेना अलग से, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक करके आप उसको नोट्स बना लेना। टॉपिक में तो हम वो सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं जो अलग अलग कलेक्ट करके अलग अलग जगहों से इसको स्टार्ट किया जाता है एक शॉर्ट नोट्स, तो उसको आप अलग से ही नोट कर लेना, ठीक है। और जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज, इसको तो करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है बच्चों में आरबीसी का निर्माण होता कहाँ है। आपने सिंपल से, एक दिन हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, मुझे याद है, कि ह्यूमन बॉडी में तो होता है, चलो भाई, धमनी और सिराएं होती हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में पूरा ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। लेकिन अगर हम बच्चे की बात करें, जब जो बच्चा छोटा जन्म ले रहा है, उसकी ना हड्डियां होती हैं वैसे डेवलप, ना ही उसके में धीरा नहीं, क्या धमनी और सिरा होती है। तो इनमें फिर ब्लड जाता कैसे है, कैसे रेगुलेट होता है, तो आप कहोगे कि इनमें अस्थि मज्जा, लीवर, उपयुक्त दोनों में इनमें से कोई नहीं। अस्थि मज्जा का मतलब होता है बोन मैरो। बोन मैरो को हम कहते हैं कि ब्लड का जन्मस्थली है, इसी में ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन ये किस में होता है, ये वयस्क में होता है, जब कह सकते हो वयस्क या किशोर या बालक, मतलब जब बड़ा हो जाता है बच्चा तब होता है। लेकिन यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। तो याद रखिएगा, सिर्फ जन्मजात या छोटे बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड का निर्माण लीवर में होगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसका वो कहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में स्टेबल हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर भी हम लोग देखते चलेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। लीवर इसका सही आंसर है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22 इसलिए क्योंकि 20 हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लास में किया है प्रैक्टिस वाले में। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखेंगे, जन्मजात शिशु को इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। जब बच्चा जन्म लिया होता है, उसको इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, आंसर करना है आपको। जल की आवश्यकता नहीं होती है, आयरन की आवश्यकता नहीं होती है, उपयुक्त दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु को यानी जन्मजात बच्चा को, जब बच्चा छोटा जन्म लेता है ना, तो उसके शरीर में आयरन, तो कह सकते हो कि वो 6 मंथ के लिए स्टोर करके रखा होता है। आरडीए का इंडेक्स देखोगे, उसमें कभी भी नहीं लिखा होगा कि छोटे बच्चों को आयरन कितनी देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए। गर्भवती महिला के लिए आयरन का जिक्र किया गया है, न कि अदर किसी के लिए। तो यहाँ पर आप कहोगे जल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि छोटे बच्चे 6 महीने तक सिर्फ व सिर्फ माँ के दूध पे निर्भर रहते हैं, यानी कि उसके लिए वही संपूर्ण आहार होता है। क्योंकि एक प्राकृतिक फिनोमिना है, कह सकते हो कि नेचुरल फिनोमिना, कि इसमें मदर जब फीडिंग कराती है ना बच्चों को, तो उसमें सारे प्रोटीन, सारे विटामिन, सारे जो कुछ भी बच्चे को चाहिए होता है, वो सब कुछ अवेलेबल होता है। लेकिन आपको पता है कि दूध में विटामिन सी नहीं होता है ना, विटामिन सी नहीं होता है, लेकिन इसमें विटामिन सी पाया जाता है। क्योंकि जब दूध ना, आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझना, ठीक है। मिल्क में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आपको।
एक होता है मिल्क, मिल्क में कई टाइप के दूध होते हैं, एक तो माँ का दूध होता है, दूसरा गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, और भी अलग अलग हो सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि हम सिंपल पढ़ते हैं कि मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता, आप पढ़ते हो विटामिन सी नहीं पाया जाता, कभी ये मत कहना कि मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता, मिल्क में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। लेकिन आपने पढ़ा है ना बच्चे की विटामिन बी और सी क्या होता है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर में सुलैब हो जाता है, मिक्स होता है, घुलनशील हो जाता है, इसी वजह से। और विटामिन सी जब जल में घुलनशील है, इसका मतलब जैसे ही विटामिन सी बाहर आएगा, यानी कि जैसे ही, अब बच्चा तो माँ का दूध पी लेगा, वो तो दूध मतलब माउथ से ही पिएगा ना, ऐसे थोड़ी कि ग्लास में लेके पिएगा, तो क्योंकि वो दूध एटमॉस्फेयर में नहीं आ पा रहा है, इसलिए उसमें क्या होगा, उसमें विटामिन जो भी होगा ना, विटामिन सी भी प्रेजेंस होगा, बच्चे के पास चला जाएगा। समझ गए? अगर वही दूध एटमॉस्फेयर में आ जाता, वातावरण में आ जाता, उसी दूध को आप ग्लास में निकाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देते, क्योंकि ये जल में घुलनशील है, और जल का क्या होता है, इवोपरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ चल जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, अब उस वाष्पोत्सर्जन के कारण, क्योंकि जल का वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वो धीरे धीरे गर्म होके क्या होगा, वाष्प बन के एटमॉस्फेयर, क्योंकि हीट है ना, तो हीट है तो एटमॉस्फेयर गर्म होगा, तो कोई भी लिक्विड चीजें क्या होंगी, वो वाष्प में कन्वर्ट होंगी। तो लिक्विड से वाष्प में बनने की प्रोसेस क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन इवोपरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो क्योंकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, तो जब एटमॉस्फेयर में दूध या कोई भी पदार्थ आएगा जिसमें क्या होगा, विटामिन बी और सी होगा, वो वैसे ही हीट होके धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ जाएगा वाष्प बन के, और उसी के साथ साथ विटामिन बी और सी भी चला जाता है। तो कभी भी ये मत सोचना या ये मत लिखना कि विटामिन सी दूध में नहीं होता है, होता है, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर के कॉन्टेस्ट में आता है, चाहे गर्म करते हो जब दूध, उसी समय वो नष्ट हो जाता है। ये बात, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया? बच्चे को जल की और आयरन दोनों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही उसके पास स्टोरेज होता है। ठीक है, यानी कि पहले से मौजूद होता है। आंसर करेक्ट करते चलेंगे, उपयुक्त दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, यानी 23 पे आते हैं। गर्भावस्था में होने वाली समस्याओं में से इनमें से कौन सा शामिल है? हमने कई सारी समस्याओं को पढ़ा था, प्लेजेंटा प्रीविया भी पढ़ा था, प्लेजेंटा एक्रिटा भी पढ़ा था, जो कि प्रीविया एक्रिटा काफी डिफिकल्ट वाला फेज था। एक्टोपिक गर्भावस्था भी पढ़ा था, है ना? तो क्या ये तीनों प्रॉब्लम्स है? तो बोलोगे यस, ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आते हैं। प्लेजेंटा प्रीविया, प्लेजेंटा एक्रिटा तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, और कल की क्लासेस में हमने एक्टोपिक गर्भावस्था पढ़ा था, जहां पर जो गर्भ होता है जनरली वो गर्भावस्था में यानी भ्रूण में उपस्थित होता है, लेकिन जब जो सेल होता है, जो जाइगोट होता है, फर्टिलाइज होके फेलोपियन ट्यूब से गर्भ तक पहुंचने लगता है, तब वो गर्भ तक न पहुंच के जब फेलोपियन ट्यूब में ही गर्भधारण हो जाता है, उसको कहते हैं एक्टोपिक गर्भावस्था के नाम से जानते हैं, और यही यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों प्रॉब्लम है, उपयुक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पे आते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। मानव शिशु की सामान्य प्रसूति की प्रक्रिया को प्रसव के कितने चरणों में विभाजित किया गया है? अब जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शिशु की जो सामान्य प्रसूति की प्रक्रिया है, हमने पढ़ा था प्रसूति के प्रकार, है ना, यानी प्रसव के प्रकार पढ़ा था, और प्रसव के कितने प्रकार थे याद होगा आपको। प्रसव के कितने चरणों में विभाजित किया गया? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, क्यों भाई? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। अच्छा, ज्वाइन ही नहीं किए हो अभी, है ना, काफी लोग। चलिए, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। तीनों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देख लोगे राइट आंसर क्या होगा। एक होता है विस्तारण की अवस्था, जहां पे क्या होता है, कह सकते हो कि 4 से 6 सेंटीमीटर का हमने देखा था, ओपन होता है, और ओवरी, और यहाँ पर क्या होता है निष्कासन की अवस्था, जहां पे निष्कासन में बच्चा पूरी तरीके से बाहर आ जाता है, लेकिन कंप्लीट बाहर नहीं आता, और प्लेजेंटा के साथ संपूर्ण बाहर आना निष्कासन की प्रक्रिया यानी कंप्लीट डिलीवरी कहलाता है। तो 3 प्रोसेस से होकर डिलीवरी का जो फेजेस है वो गुजरता है, यहाँ पे वही आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 3। आई होप कि आपको रिमाइंड हो रहा होगा सारे कॉन्सेप्ट, है ना। इनमें से कौन सी अवस्था विस्तारण की अवस्था के अंतर्गत नहीं आती? अब यहाँ पर आपको देखना है कि पहला फेज था विस्तारण की अवस्था, गर्भावस्था ग्रीवा का फैलना,
ग्रीवा फैलता है, बिल्कुल फैलता है 4 to 6 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले में क्या था 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है, और लास्ट वाले में 8 to 10 सेंटीमीटर फैल जाता है। तो ग्रीवा का फैलना होता ही है, दर्द तो होगा ही, रक्त दिखना एवं पानी दिखना, बच्चे का जन्म लेना। तो यहाँ पर आप देखोगे पूछा है कि विस्तारण की अवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तो रक्त दिखना एवं पानी दिखना ये तो होता है, लेकिन बच्चा जन्म कब लेगा, दूसरे वाले स्टेज में लेगा, ठीक है। क्योंकि विस्तारण के भी हमने 3 फेजेस देखे थे, याद है आपको। एक में था जहां पे वाटर डिस्चार्ज होता है, और सेकेंडली वाटर के साथ क्या होता है, सेकेंड फेज में वाटर के साथ आपका ब्लड भी डिस्चार्ज होने लगता है, जब वहां पे मेम्ब्रेन जो होती है, झिल्ली जो होती है, फटना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने देखा था। तो रक्त के साथ पानी का आना, दिखना, दर्द होना, ग्रीवा का फैलना, सब यहाँ पर सारी चीजें होती है। लेकिन बच्चे का जन्म लेना ये विस्तारण की नहीं, ये क्या है, ये जन्म की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन पूर्ण जन्म की बात नहीं की गई है कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि अगर बच्चे के जन्म के साथ प्लेजेंटा बाहर आ जाए, या आपका मतलब सारी कुछ जो भी कह सकते हो कि बाहर आने वाली पदार्थ होती है, सब बाहर आ जाता है बच्चे के जन्म के साथ। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, आप कहोगे संपूर्ण क्या बोलते हैं, डिलीवरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। बच्चों की पूर्ण गर्भाशय की समयावधि कितनी होती है, ये भी आप लोगों ने करा होगा, उसी को सब अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या करोगे ना, अब आपको पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वैसे ही अब मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, आपको खाली पढ़ना है, इतना समझ लो। नोट्स के साथ सेम क्वेश्चन, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी मैं अटैच करूंगी, कुछ नए क्वेश्चन भी डाल दूंगी। तो आपका कह सकते हो कि आपको यूथ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यूथ में, जीआईसी में कहीं भी पूछा हुआ होगा ना टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऐड मिलेगा। तो आप कहोगे बच्चे की पूर्ण गर्भाशय की समयावधि होती है 280 दिन, इज ट्रू। 10 चंद्रमास इज ऑल्सो ट्रू। 9 मंथ बिल्कुल सही है। 9 मंथ 7 डेज, अगर आपसे पूछे जनरली 9 मंथ और दूसरा ऑप्शन हो 9 महीने 7 दिन, उस कंडीशन में आप 9 महीने 7 दिन लगा के आओगे। लेकिन अगर पूछे कि 9 महीना 4 महीना 6 महीना, ऐसे उस कंडीशन में आप 9 महीना टिक करोगे। सप्ताह में 37 से लेकर 40 सप्ताह होता है, तो आप कहोगे उपयुक्त सभी में से कोई भी आपसे आंसर पूछ दे तो सही होगा। चंद्रमास पूछेगा 10, सप्ताह पूछेगा 37 से 40, ये सभी क्या होता है, पूर्ण गर्भावस्था की समयावधि के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पे। हमारे शरीर का कौन सा अंग जो अंडाशय और गर्भाशय को आपस में जोड़ती है, अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली लाइन की बात पूछी जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब है क्या, ठीक है, नॉर्मल ट्यूब है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं, फैलोपियन ट्यूब। और जब फैलोपियन ट्यूब में गर्भ स्थापित हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, जब फैलोपियन ट्यूब में गर्भ अवस्थित हो जाता है। लेकिन इसी रास्ते से क्या करता है, इसी रास्ते से आप देखोगे ना कुछ इस तरीके से रोड बना होगा, तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब होता है इस तरीके से, और यहाँ पे आपका गर्भरोह होता है, ठीक है, गर्भाशय। अब यहाँ पर ये ट्यूब में जा रहा है, एक अंडा जा रहा है, यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन यहाँ तक ना पहुंच के यहीं पर ये क्या होता है, यहीं पे फर्टिलाइज होके टिश्यू बनके और स्टार्ट हो जाता है गर्भ, उसी को हम कहते हैं एक्टोपिक गर्भ के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इसको फैलोपियन ट्यूब कहेंगे, यही क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है, एक दंपति बच्चा गोद लेना चाहता है, उसे किस संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना होगा। एक दंपति है, दंपति मतलब हस्बैंड वाइफ है, और उनका हो सकता है किसी भी कारणवश बच्चा नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर एक सवाल और उठता है, बच्चे का जन्म न होना किस पे निर्भर करता है, लड़का पे, लड़की पे, दोनों पे, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे दोनों पे निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि लड़के के साथ ही प्रॉब्लम हो, फीमेल के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती है, नेचुरल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, CARA, सारा नहीं होगा, कारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, सेंट्रल एडॉप्टेशन रिजर्व अथॉरिटी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कभी पूछे तो याद रखिएगा। ठीक है, रिसोर्स अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। इज द स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है, तो कहोगे ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा
के द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो क्या ये संवैधानिक बॉडी है क्या? तो बोलोगे नहीं, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, यानी भारत के संविधान में मेंशन नहीं है। अगर हमें कोई एक्ट के द्वारा कोई एक नियम कानून बनाना है तो आप कहोगे एक एक्ट पास हो जाता है पार्लियामेंट के, वहां पे अब देखना होता है कौन सा क्या एक्ट है, किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। एक कह सकते हो गवर्निंग बॉडी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यहां भी याद रखना है कि सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी इसका पूरा नाम है, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। समझ लिया स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा निर्माण होता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ये, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? आपसे पूछ दिया जाए कि कारा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत, डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आता है। इट द फंक्शनल एट द नोडल बॉडी ऑफ द एडॉप्टेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक नोडल बॉडी है जो कि रेगुलेशन के काम करती है। और काम क्या होता है? ये एडॉप्टेशन ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन, ये एडॉप्टेशन यानी कि एडॉप्ट करने का के लिए ये बॉडी है कि अगर आपको कोई बच्चा गोद लेना है तो आप इस अथॉरिटी के पास जाएंगे और उनको वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट है ये, आप फॉरेन का बच्चा गोद लेने के लिए यहाँ पे नहीं जा सकते हो। कोई फॉरेनर इंडिया का बच्चा गोद लेने के लिए ये नहीं कर सकता, उसको पूरा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडियन चिल्ड्रेन एंड mandate to the minority of the regulate in country and the intercontinental, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, adoption of India children and is maintained to monitor and regulate in country and inter country adoption। ये क्या कर सकता है कि ये इंडिया के लिए है, पहली बात तो ये समझ लेना है। और यहां पर दो शब्दावली दिया गया है, मेंटेन टू मॉनिटर ऑफ रेगुलेट इन कंट्री। ये क्या करेगा? कंट्री के अंदर रेगुलेट करेगा। सेकेंडली इंटर कंट्री एडॉप्टेशन, इंटर कंट्री की बात करा जा रहा है यहाँ पे, यानी भारत के अंदर अगर कोई किसी को गोद लेना है, ठीक है, तो ये जो पूरा सिनेरियो आपने पढ़ा, ये अथॉरिटी क्या करेगी? रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जाके आप कराओगे कारा में, और उसके बाद आप भारत के किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए कैपेबल हो पाओगे। तो कुल मिला के ये कहना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमने दे दिया, आपसे पूछा जाए कभी जीएस में पूछ लेते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, तो सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे नेशनल कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, फीमेल के लिए कोई बनाया गया है, ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बना होगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अंतर क्या होता है? तो आप कहोगे स्टैट्यूटरी बॉडी एक एक्ट के द्वारा बनता है पार्लियामेंट के, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? जो भारतीय संविधान के किसी धारा यानी संविधान के किसी अनुच्छेद या अनुसूची में मेंशन होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में जानते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे सम एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी आर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा। तो ये सबके सब स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत आते हैं, गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा क्वेश्चन, नवजात शिशु की हृदय की गति होती है, क्योंकि हम जच्चा बच्चा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी जानेंगे कि भाई बच्चे की हृदय की गति कितनी होती है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो नवजात शिशु होता है ना, नवजात शिशु, इसकी हृदय की गति जो होती है वो वयस्क से अधिक होती है, वयस्क से अधिक होती है। क्या? हृदय की गति, हृदय की गति एक वयस्क इंसान से ज्यादा होती है। तो कितना होती है? 70 से 90 प्रति मिनट होती है। दूसरा 80 से 100 प्रति मिनट होगी, 90 से 110 होगी, या फिर 120 से 140 होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहोगे 120 से 140 होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 120 से 140 प्रति मिनट नवजात शिशु के हृदय की गति होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पे आते हैं।
चलिए, एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? एक शुक्राणु की बात की जा रही है कि एक शुक्राणु जो होता है उस कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर आपको बताना है कि कितने शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 शुक्राणु का निर्माण यहाँ पर होता है। राइट आंसर क्या होगा? 8 शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बनते कहां पे हैं? तो आप कहोगे वृषण में बनते हैं, वृषण में बनते हैं। ठीक है, और शुक्राणु अगर आपसे पूछे, और यहां पर मैं लिख दे रही हूं एक दो पॉइंट आपको, शुक्राणु पूछा जाए कि बनते कहां पर है या निर्माण इनका कहां पर होता है, निर्माण, तो आप कहोगे इनका निर्माण वृषण में होता है, वृषण में। और शुक्राणु परिपक्व कहां पे होता है? परिपक्व कहां पर होता है, कौन बताएगा? ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ये। दूसरा है, अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए गैयुलोसा और टीका इंटरना कोशिकाएं क्या बनाती हैं? कार्पस ल्यूटियम बनाती है, पुट्टिकाएं बनाती है, ठीका एक्सटर्ना बनाती है, या एंडोमेट्रियम बनाती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण ये करती है। ये जो लास्ट के क्वेश्चन कुछ आप देख रहे हो ना, ये PYQ के है। अब आपको टॉपिक एक ही जगह पढ़ना है, उसके PYQ सब एक ही जगह सॉल्व कर लेना है, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है, इनमें से कौन केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर साइटोप्लाज्मिक झिल्ली? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कहेंगे केंद्रक छिद्र क्या करता है। आई थिंक इसका ना दूसरा आंसर होना चाहिए, एक बार मैं देख लेती हूँ। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कुछ और होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट बस, मैं एक बार इसको रीचेक कर लूं। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे केंद्रक झिल्ली होगा, है ना? मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा यहाँ पे, अभी इसको सही कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पे क्लास के बाद तुरंत। केंद्रक झिल्ली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, केंद्रक छिद्र नहीं होगा, केंद्रक झिल्ली यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया है। हमने इस पिछली क्लास में ही पढ़ा था जब हम प्रसव के प्रकार पढ़ रहे थे। ये PGT में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का। अंडा बनाना, तो बोलोगे नहीं अंडा बनाने का काम इसका नहीं होता है। अंडोत्सर्जन क्या है? हमने ये भी बताया था कि कभी कोई टॉपिक कोई शब्द ना आए तो उसका संधि विच्छेद करना है। अंडा प्लस उत्सर्जन, अंडे का उत्सर्जन करना, अंडे का उत्सर्जन यानी कि अंडे का निष्कासन करना इसका काम होता है। तो अंडोत्सर्जन का मतलब है कि अब ये क्या करती हैं, अंडे को निष्कासित कर देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडे का निष्कासन करना। नेक्स्ट पे आते हैं 34 पे, शुक्रजनक नलिका में उपस्थित होती है। शुक्रजनक जो नलिका होती है उसमें क्या उपस्थित होती है? शुक्रवाहिका, वृषण, शुक्राणु पुट्टिका, या फिर प्रोटेस्ट ग्रंथि उपस्थित होती है। शुक्रजन नलिका क्या होगा इसमें? तो आप कहोगे वृषण में उपस्थित होती है। अभी अभी हम बोले थे ना, बता रहे थे कि वृषण में क्या होता है, वृषण में शुक्राणु उपस्थित होते हैं। तो शुक्रजनक नलिका जो होती है वो कहां पे उपस्थित होगी? वृषण में उपस्थित होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृषण। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, शुक्राणु की परिपक्वता। अभी अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसकी जो परिपक्वता होती है, जहां पे डेवलप्ड होता है, परिपक्व होता है, वो कहां पर होता है? अधिवृषण में होता है, शुक्राणु पुट्टिका में होता है, वृषण में होता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि शुक्राणु पुट्टिका में। यानी कि यहां पर दो चीजें समझना है। अगर शुक्राणु है तो शुक्राणु का निर्माण कहां पे होगा? तो आप कहोगे ये बनेगा तो वृषण में, लेकिन परिपक्व कहां पे होगा? परिपक्व कहां पे होगा? तो आप कहोगे परिपक्वता शुक्राणु पुट्टिका में इसकी परिपक्वता होती है। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना है। तो ये थी आज की कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके लिए स्पेशल थी, और ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी कुछ और भी इससे क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में मिले होंगे तो वो इस पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, वैसे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ऐड हो गई, बाकी कुछ चीजें ऐड होंगी तो किसी दिन इसका एक फुल डिस्कशन क्लासेस हम लोग कर लेंगे आने वाले टाइम में। और कल से हम लोग एक कल नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, और ठीक है, कल से और
एक्स्ट्रा चीजें करेंगे। ठीक है बच्चे। हाँ, और एक चीज है कि होली में क्योंकि 2-3 दिन मैं भी थोड़ा सा घर जाऊंगी तो ऑफ रहेगा। तो मैं पहले से बता दूं कि ऑफ तो रहेगा, लेकिन जो बच्चे टेलीग्राम पे है ना, अगर जो नहीं है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कुछ क्वेश्चंस मैं वहां पर घर बैठे मतलब घर पे भी आपको सेंड करते रहूंगी, ताकि आप थोड़े खाली टाइम में आप क्या करेंगे उसका आंसर करते रहेंगे, या इसी पे अपडेट भी करते रहेंगे। तो आप एप्लीकेशन पे चीजें रीड करते रहना। अभी सिर्फ आप ह्यूमन डेवलपमेंट वाला ही सेक्शन में आप चीजें देखना। मान लो अभी आपको 35 क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर आपको वहां पे 50 क्वेश्चन दिखे तो आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कर लेना कि भाई 15 क्वेश्चन कौन से बड़े हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है इस वाले एप्लीकेशन से कि आप इसका प्रॉपर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है जी, आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्त फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा। बाकी आपकी जो भी कमियां थी, जो भी डाउट था, उसको सॉल्व किया जा रहा है, कर दिया गया है। यानी जो रॉन्ग क्वेश्चन वाले सीट्स थे उसको हटा दिया गया है। ठीक है, एक 100 क्वेश्चन का सीरीज है, उसको आप लोग सॉल्व मत करना, उसका वर्कशीट सॉल्व करना, जो कि 25 क्वेश्चन का हमने सॉल्व करा दिए। 75 अभी मुझे रीचेक करना है तो मैं उसको कर दूंगी, या फिर मैं कोशिश करूंगी कि ये छुट्टियों में मैं उसको कर दूं। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।